चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। पार्ट वन में हम लोग मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में पढ़े थे। और पार्ट टू में हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सम्राट अशोक है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। हालांकि बिंदुसार सम्राट अशोक को उतना पसंद नहीं करते थे, वो अपने प्रथम पुत्र सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन सम्राट अशोक उनसे अत्यधिक कुशल था और उन सबको पराजित करते हुए खुद को उन्होंने राजा बना लिया था। तो ये जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक, जो अशोक महान हुआ, वो 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। और राजगद्दी में बैठने से पूर्व ये जो थे अवंती का राज्यपाल या प्रांतपति जिसको बोलते हैं, अवंती का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है कि अशोक गद्दी में बैठने से पहले क्या थे, तो अवंती के राज्यपाल ये थे। और बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अपने 99 भाइयों का वध कर सम्राट बना था। जैसा कि मैंने बताया था कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से दूसरा नंबर का अशोक था। तो अपने बड़े भाई को छोड़कर उन्होंने बाकी के जो 99 भाई की हत्या सम्राट अशोक ने कर दी थी। अब अशोक के बारे में थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अशोक के बारे में तो अशोक के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अशोक जो है जिनके पिता बिंदुसार हो गए, माता जो है शुभद्रांगी नाम था, और इनके भाई जो थे टोटल 101, जिनमें से 99 की हत्या इन्होंने खुद की थी। इनकी जो पत्नी थी वो थी महादेवी, और इनकी जो संतान थी उनमें से थे महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र पुत्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी, और एक पुत्री थी चारुमती। तो इसमें ये याद रखना है कि अपन को कि महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो अशोक जो साम्राज्य विस्तारक नीति को मानने वाला था कि राज्य का सिर्फ साम्राज्य विस्तार किया जाए, वो अचानक से एकदम सन्यासी मत के कैसे हो गए, सारे मोह माया को छोड़कर बौद्ध धर्म कैसे अपना लिए, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अभी बस अशोक का एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जो चारुमती एक और पुत्री थी इनकी अशोक की, तो इनके लिए इन्होंने नेपाल में देवपत्तन नगर बसाया। अब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जैसा कि आपको सबको पता हो गया, बहुत फेमस चीज़ है ये कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया, और ये जो है राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया और बौद्ध धर्म ये अपना लिए। कलिंग युद्ध के बाद ही इतनी ज़्यादा हत्याएं हो गई थी इनसे कि इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया। तो ये जो है 260 ईस्वी पूर्व, जस्ट कलिंग युद्ध के 1 साल बाद, मतलब राज्य अभिषेक के 9 वर्ष बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अशोक ने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 9 वर्ष बाद। अब देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा इन्होंने उपगुप्त जो चीन से आया था, जब कलिंग आए तो उन्होंने चारों तरफ मांस के खून के कीचड़ देखे। एक्चुअली इसका स्टोरी ये है कि जब कलिंग पे आक्रमण हुआ तो कलिंग की तरफ पढ़े उपगुप्त जो चीनी यात्री थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते थे, ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने आए थे। तो ये जब कलिंग की ओर बढ़े तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून है, और इन्होंने ये विवरण किया था कि कलिंग पर आके मैंने चारों तरफ कीचड़ देखा, और वो जो कीचड़ था वो मांस और खून का मिक्स फॉर्म जो था वो कीचड़ था। मांस और खून ही एक कीचड़ की तरह बन चुका था। तो इसने देखा और इसको बहुत ही आश्चर्य हुआ, और वहाँ के सम्राट जो अशोक थे तो अशोक के पास गए, और अशोक के पास जाकर उपगुप्त बोले कि क्या
आपके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लोगों को मारना। आपने अपने 99 भाई को मार दिया और कलिंग पर अपने कलिंग पर क्या बोलते हैं, कलिंग पर हस्तक्षेप किया, कलिंग पर अपने अधिकार करने के लिए लाखों लोगों को मार दिया। तो क्या आपका जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ लोगों को मारना है? तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें उपगुप्त ने पूछी, जिससे अशोक का हृदय बहुत परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से इन्होंने ले ली। और उसके बाद ये देखते हैं कि जो अशोक को जो उपाधियां मिली थी उसमें तो पहला आपका देवनामप्रिय हो गया और प्रियदर्शी। तो जो अशोक की जितने भी अभिलेख हैं उनमें आपको ये दोनों नाम मिलेंगी, देवनामप्रिय और प्रियदर्शी। और जो जो एक दो अभिलेख है जिनमें से अशोक का नाम अशोक ही है, वो आगे कौन सा है हम लोग आगे देखेंगे। और अशोक की जो मृत्यु हो 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अब कलिंग युद्ध के पश्चात, जैसे कि मैंने बताया था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के दिग्विजय के स्थान पर धम्म, धम्म जो है पाली भाषा का शब्द है। धम्म का जो मतलब है एक्चुअल में धर्म ही होता है। जो शब्द जो है ये पाली भाषा का है। धर्म का अर्थात होता है धर्म, मतलब बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म बोलते हैं। इन भाषाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उन्हें चट्टानें खुदवाई, अपनी भावनाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए इन्होंने चट्टानें खुदवाई थी। और इन्होंने ये लिखा हुआ था कि मैं मानता हूं कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह खुदवा रहा हूं ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात ना करें। तो ये बोले कि जो साम्राज्य विस्तार से कहीं बेहतर जो है आपको धर्म की प्रचार करना है, लोगों की सेवा करते हैं, और मैं इसलिए खुदवा रहा हूँ ताकि ये मेरे पोते पढ़ें और इनका पालन करें। और अशोक पूरे विश्व के इतिहास में पहले और अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध नीति का त्याग किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ प्राचीन भारत का इतिहास का उदय अंधकार के प्रकाश की ओर हुआ। इतिहास में पहली बार समस्त भारत किसी एक वंश के अधीन शासित हुआ। देखो दोस्तों, बोलते हैं कि सम्राट अशोक लगभग पूरे भारत पर उनका राज्य हो गया था। और जो उनका प्रांत था उसको हम लोग मैप से देखेंगे, जो भी उनके राज्य थे उनको मैप से देखेंगे कहाँ कहाँ पे था और कलिंग पे आक्रमण करने का उसका मुख्य कारण क्या था। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा लिखित प्रमाण मौर्य काल से ही अपन को मिलता है। 1905 में डॉक्टर शर्मा शास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र की खोज कर्नाटक मैसूर में चाणक्य का अर्थशास्त्र पूर्णतः राजनीति पर आधारित है। ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि चाणक्य जो अर्थशास्त्र है पूर्णतः राजनीति पर आधारित है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि चाणक्य की पुस्तक किस पर आधारित है तो उसका आंसर होगा राजनीति पर। और जो है ये डॉक्टर शर्मा शास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र की खोज कर्नाटक मैसूर में हुई थी। सम्राट अशोक के 5 प्रांत ये जो है इसमें था पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो गई, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी एवं तोसली, ये जो थी चारों दिशाओं अलग अलग दिशाओं में थी। इसको हम लोग अभी मैप में देखेंगे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। 5वां प्रांत कलिंग जीतने के बाद, पहले तो 4 प्रांत था लेकिन 5वां प्रांत कलिंग जीतने के बाद। अब हम लोग ऐसे थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये देखो तक्षशिला तो अभी यहाँ नहीं है, वो तो अभी पाकिस्तान में चले गया है। और ये जो है मैं सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए, चारों दिशाओं में डायरेक्शन देने के लिए ऐसा एक मैप तैयार किया हूँ ताकि आप जो विजुअलाइज करेंगे आपके माइंड में रहे कि ऐसा कुछ था। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो तक्षशिला हो गया, दक्षिण के साइड हो गया आपका साउथ की साइड स्वर्णगिरी, पश्चिम में आपका हो जाएगा उज्जैनी और पूर्व में तोसली जिसको कलिंग भी कहते थे। और जो 5वां प्रांत था उसका पाटलिपुत्र। तो
अशोक का है जो साम्राज्य विस्तार जब वो कर रहे थे तो समस्त भारत में सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। और यहाँ पे एक जो राज्य बच गया था वो था कलिंग। तो अशोक को वो हमेशा एक धब्बे की तरह लगता था कि सब तरफ मेरा शासन है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। और इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि यहाँ के जो आसपास का क्षेत्र था वो बहुत ही संपन्न था, उपजाऊ भूमि थी, संपन्न लोग थे और धन धन से पूरा भरा हुआ राज्य था। इस कारण भी उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करने के बारे में सोचा। लेकिन कलिंग के जो राजा थे, कलिंग के वहाँ पे जो भी सम्राट उस समय थे वो बहुत प्रतापी थे। उन्होंने अशोक का डटकर मुकाबला किया और भारी मात्रा में अशोक और इन दोनों की सेनाएं की मृत्यु कलिंग युद्ध के पश्चात हुई थी। अब अशोक का धम्म, अशोक क्या है, कलिंग युद्ध के पश्चात जो है युद्ध की नीति छोड़कर धम्म अर्थात धर्म की नीति को इन्होंने अपनाया। तो जो अशोक का ये धम्म है ये उनकी अपनी मौलिक देन थी। अशोक के धम्म में न कोई देवी देवता थे और न ही उनमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई। धम्म का पालन करने हेतु पूजा आदि की बात नहीं की गई थी। धर्म का पालन करने हेतु धर्म महापात्र नामक अधिकारी रखे थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि धर्म महापात्र कौन थे, तो वो अशोक के अधिकारी थे। गांव-गांव, नगर में दौरे पर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में यही बात उन्होंने पत्थर चट्टाने खुदवाए। तो अशोक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बेसिकली क्या है, पत्थर चट्टाने को खुदवाकर अपनी मन की बात उन्होंने लिखी और लोगों तक पहुंचाई। और अशोक का ये जो संदेश लोगों की बोलचाल भाषा प्राकृत में खुदवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेख कौन सी भाषा में खुदवाए थे, तो ये आएगा आपका प्राकृत में। अशोक ने लोगों की भलाई के लिए छायादार व फलदार वृक्ष लगवाए, अस्पताल व धर्मशाला, कुएं खुदवाए। सिंह को शक्ति, बैल को श्रम तथा घोड़े को ऊर्जा और गति का और चक्र को निरंतर कार्य का प्रतीक माना गया। जो अपना यहाँ का राष्ट्रीय सिंबल देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं भारत का, वो अशोक के सारनाथ का स्तंभ से ही लिया गया है। तो यहाँ पे जो है सिंह को शक्ति का प्रतीक, बैल को श्रम का प्रतीक, घोड़े को ऊर्जा का और गति का और चक्र को निरंतर कार्य का प्रतीक माना गया है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें। और चक्र के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है केवल सत्य की जय हो या केवल सत्य की ही जीत हो, जो अपने राष्ट्रीय वाक्य जो है राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है। तो सारनाथ का जो स्तंभ हो गया, मैंने बताया कि राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। तो कश्मीर या झेलम जो है, झेलम नदी के किनारे जो कश्मीर किन्होंने बसाया था, तो ये जो है आपका अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। अब चलिए चलते हैं अशोक के अभिलेख की तरफ। तो अशोक के जो अभिलेख जो हुए उनमें से शिलालेख टोटल 14 था, स्तंभ लेख थे 7 और गुहा लेख जो थे 3। तो इनमें हम लोग उनको पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया 1837 में। जेम्स प्रिंसेप जो है ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी इन्होंने। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो था रुमिनदेई है, जिसकी खोज फिडरर ने की। और रुमिनदेई जो है अभिलेख, रुमिनदेई करों के छूट के बारे में, बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्रा, मतलब इनमें क्या किसका उल्लेख है, तो वो करों की छूट के बारे में और बुद्ध के संबंधित स्थानों की यात्रा का विवरण इनमें किया है। और अशोक के शिलालेख जो पूछे जा सकते हैं 14 शिलालेख में, उनमें से हम लोग जो पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं। तो जो प्रथम जो है आपका शिलालेख, उनमें पशु बलि की निंदा, समाज में उत्सव का
उत्सव का निषेध और मनुष्य मेरी संतान है, इन तरह की चीजें जो हैं प्रथम अभिलेख में, प्रथम शिलालेख में लिखी गई है। वहीं चलते हैं अगर आपका 7वां शिलालेख में, तो ये सबसे लंबा है और तीर्थ यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है। तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन से पूछा, तो आपका ये होगा आपका 7वां नंबर का। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है 13वां शिलालेख, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किया है और इसी 13वां जो शिलालेख है उसको धौली भी कहा जाता है। अब आते हैं 14वां शिलालेख, आखिरी जो 14वां शिलालेख है, इनमें लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रेरणा दी गई है। मतलब इनमें इन्होंने लिखा है कि लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। अशोक के अभिलेख जनता की भाषा प्राकृत भाषा में अशोक का अभिलेख लिखा हुआ था और जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि में। अब अशोक को हर जगह मैंने बताया था कि अशोक को उसके नाम से न बोलकर उसको देवनाम प्रिय कहा जाता था, लेकिन मानसेहरा और सबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं, ये दोनों जो हैं खरोष्टी लिपि में लिखी हुई थी। ये जो बाकी जो है प्राकृत लिपि में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन मानसेहरा और सबाजगढ़ी ये जो अभिलेख हैं इसमें खरोष्ठी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि के कौन से शिलालेख में अगर आपको अभिलेख में अगर पूछा जाएगा खरोष्ठी लिपि का उपयोग कौन सा अभिलेख में होता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आते हैं, ये जो है गंधार अभिलेख वो द्विभाषी था, इनमें ग्रीक और अमेरिक भाषा का उपयोग हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं जो चीज़ मैं बोल रहा था, मास्कीय गुज्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही है, जबकि अन्य अभिलेखों में देव नाम प्रिय है, जो मैं बोल रहा था। बभ्रू अभिलेख में त्रिरत्न में विश्वास, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हैं, बभ्रू अभिलेख में इस चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और हम लोग, ये तो हो गया आपका अशोक से रिलेटेड जो भी बातें थी, तो ये हो गया आपका अशोक से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया। जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ आप इससे आप लिख कर आपका नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन। उस समय जो मौर्य का प्रशासन था वो किस तरह से था। तो जो मौर्य साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अब केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इसका जो फैला हुआ था प्रशासन, जो साम्राज्य, वो वेस्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ में हिमालय, ईस्ट में असम और साउथ में कर्नाटक तक फैला हुआ था। और ये माना जाता है कि अगर अशोक चाहते तो कॉलोनी, जैसे कि अंग्रेजों ने भारत को कॉलोनी बनाया था, उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं, उपनिवेश बनाया था, तो अगर अशोक चाहते तो उस समय बाकी देशों को भी कॉलोनी बना सकते थे। उनके पास बहुत ही सेना थी, वो बहुत ही वीर थे, बहुत संपन्न थे। तो उस समय वो अगर चाहते तो साम्राज्य विस्तार अदर देशों में भी अपन अशोक कर सकते थे, बट उन्होंने किया नहीं, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय जो है परिवर्तन हो गया था। विशाल राज्य की देखभाल के लिए 4 प्रांतों में बांटा था। कौटिल्य के राज्य, जो कौटिल्य ने सप्तांक सिद्धांत दिया था, उनको अशोक फॉलो करते थे। और कौटिल्य के जो सप्तांक सिद्धांत थे उनमें जो बातें हैं वो ये रही। पहला जो था, स्वामी जो होना चाहिए वो राजा होना चाहिए। जनपद, क्षेत्र और जनसंख्या के बारे में। तीसरा जो है अमात्य होना चाहिए। कोष मतलब धन का जो कोष जो होना चाहिए वो कभी कम नहीं होना चाहिए। दुर्ग हो गया, एक किला हो गया। मित्र और बल, ये जो है सप्तांग सिद्धांत
ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सी बातें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आप याद रख सकते हैं। तो इसके जो सप्तांग सिद्धांत के है, इसी को फॉलो करते थे अशोक और अपना जो है प्रशासन संभालते थे। तो जो केंद्रीकृत प्रशासन मैंने बताया था, तो उसमें ये होता है कि जो राज्य की पूरी शक्ति है वो राजा के हाथ में होना चाहिए, ना कि सेनापति के हाथ में। मतलब जो राजा बोले वही सेनापति और अन्य सैनिक भी वही करेंगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को राज्य बनाना आवश्यक है। अब सरकार का प्रारूप देखते हैं। राजा जो है संपूर्ण शक्ति का केंद्र हो, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जो मेन है वो राजा ही होना चाहिए। और जो प्रशासन था वो पिरामिड स्ट्रक्चर में था, पिरामिड व्यवस्था में था। इसका अर्थ क्या होता है, ये किस तरह होता है पिरामिड का मतलब सबसे ऊपर आपका केंद्रीय में जो है राजा या मंत्रिमंडल रहता था, उसके बाद प्रांत में 5 प्रांतों में बटा था, उसके बाद प्रांत को जिला में बांटा गया, प्रादेशिका या अध्यक्ष होते थे जिला के, और ग्राम के अध्यक्ष जो होते थे ग्रामिक, जिला को ग्राम में बांटा गया। मौर्य काल की जो मुद्रा थी वो पण जैसा भी रुपया है, उस समय पण चलता था, और जो होता था चांदी का होता था। सेनाओं को नगद धन दी जाती थी। मौर्य का प्रशासन स्वरूप पिरामिड, मैंने बताया पिरामिड किस तरह से आप समझ सकते हैं। सम्राट केंद्रीय प्रशासन तथा प्रमुख न्यायिक, विधायी, कार्यपालिका की शक्तियों का स्रोत सम्राट ही होता था। प्रजा सुखम तथा राजा सुखम की नीति का पालन, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सम्राट की सहायता हेतु अधिकारी जो होते थे, तो ये सारे अधिकारी हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो समाहर्ता जो होता था, कर का संग्राहक, मतलब टैक्स जो कलेक्ट करता था, वो समाहर्ता था। और इसमें इम्पोर्टेंट लवण अध्यक्ष जो है नमक का हो गया। सीता अध्यक्ष भूमि कर, जो भूमि से रिलेटेड जो टैक्स देखता था उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। सन्निघाता जो शाही खजाने का प्रमुख होता था, उसको सन्निघाता। शीर्ष अधिकारी तीर्थ, जिनकी संख्या 18 थी। अब आगे और देखते हैं हम लोग। 27 अध्यक्ष मौर्य साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण। लक्षणाध्यक्ष टकसाल प्रभारी, सीताध्यक्ष राजकीय भूमि प्रबंधन, फौजीदारी न्यायालय के लिए कंटक शोधन तथा दीवानी न्यायालय के लिए धर्मस्थी, ये जो है उनके अधिकारी कहलाते थे। एक ही स्थान में रहने वाले गुप्तचर जो होते थे संस्थान तथा भ्रमण करने वाले जो गुप्तचर होते थे वो संचरण कहलाते थे। न्याय करने के लिए रज्जुकों, जो न्याय करने वाले अधिकारी होते थे उनको रज्जुक कहते थे। सरकारी भूमि सीता भूमि कहलाती थी। बिना वर्षा अच्छी खेती वाली भूमि या उपजाऊ भूमि को अदेवमातृक। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य जो सेना थी, तो मेगास्थनीज जो भारत का प्रथम विदेश यात्री था, मेगास्थनीज, इसके अनुसार मौर्य जो सेना थी लगभग 6 लाख सैनिक थे, उनमें 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी मौर्य सेना के पास था। पाटलिपुत्र का वर्णन, नगर का प्रशासन 6 विभागों में बटा हुआ था 30 सदस्यीय समिति द्वारा। तो ये तो हो गया आपका मौर्य साम्राज्य में अशोक और उनका प्रशासन। तो इसी के साथ हम लोग मौर्य साम्राज्य यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ सकते हैं। मैंने जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो बता दिया। आप कोई सा भी चीज़ पढ़ते हो तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। बेफिजूल आप कोई भी चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िए, वही चीज़ें पढ़िए जो पढ़ने योग्य है, जो इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा में आपको काम आ सकता है। तो इसी के साथ हम लोग ये मौर्य साम्राज्य समाप्त करते हैं। आगे हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।